मैं हार्दिक और आप देख रहे हैं नॉलेज रिपेयरिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पेस कमांड। यह स्पेस कमांड क्या है इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो प्राप्त करेंगे। अभी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक जो कॉन्फ्रेंस थी नेवी की, उसके अंदर यह बात बताई कि आने वाले दशकों के अंदर, आने वाले समय के अंदर भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी या फिर ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ होगी जो जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। तो कुछ एक्सपर्ट लोग हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो बात की वो शायद इस स्पेस कमांड के बारे में ही इशारा करते हुए यह बात की थी। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि हमारे जो CDS भूतपूर्व थे जो कि बिपिन रावत, उनकी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो बिपिन रावत जो है इन्होंने यह जो स्पेस कमांड है उसका पूरा का पूरा प्लान जो है वो तैयार किया था। और स्पेस कमांड के सेक्टर के अंदर बिपिन रावत जो है वो बहुत ही आगे चले गए थे। इसीलिए चीन ने या फिर कुछ अलग अलग देश के जो स्पाई जासूस होते हैं उन्होंने इनकी हत्या जो है वो करवा दी है। मतलब कि वो जो भी हो, लेकिन एक बात तो ठीक ही है कि बिपिन रावत जो CDS थे वो स्पेस कमांड के बारे में उनका जो थिंकिंग था वो बहुत ही ज़्यादा था और इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत ही रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग का कार्य जो है वो किया था। और इसीलिए जो CDS हमारे जो बिपिन रावत थे उन्होंने क्या किया था, इसरो और DRDO को साथ में रख के स्पेस कमांड के बारे में रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया था। स्पेस कमांड क्या है वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पहले तो क्या होता है कि भाई आर्मी, ये नेवी और एयरफोर्स जो है वो इस 3 तरीके की चीज़ जो है वो होती है। लेकिन इसके ऊपर भी हमने क्या किया था, एक CDS की पोस्ट बनाई थी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या फिर एक दूसरी ये जो बिपिन रावत ने एक चीज़ जो बनाई थी वो थी क्या, थिएटर कमांड। थिएटर कमांड में क्या होता है कि थिएटर कमांड के अंदर यह तीनों ही एक साथ मिलकर काम करती है, यानी कि ये तीनों मिलकर कोऑर्डिनेशन यानी कि संकलन और कोऑपरेशन यानी कि सहयोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है। और CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यह इनका हेड होता है, मतलब कि यह इन सबको हैंडल करने का काम करता है, क्योंकि किसी मॉनिटर की हेड की तो ज़रूरत होती है। इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा यह होगा कि कई बार क्या होता है कि नेवी को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है। तो मान लो कि नेवी के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, एयरफोर्स वालों के पास है, तो ये इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि नेवी को कोई हथियार वेपन्स की ज़रूरत है, वो अगर आर्मी के पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि अरस परस में मैन पावर का, टेक्नोलॉजी का, जो रडार, वेपन, जो इक्विपमेंट्स जो है उन सभी का अरस परस में आसपास में ये लोग जो है वो उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए यह सब जरूरी था। लेकिन अभी आपको पता होगा कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही आगे जा चुकी है और अभी तो लोग यह भी बात कर रहे हैं कि अभी हमें स्पेस कमांड बनानी चाहिए। मतलब कि अभी तो आने वाले फ्यूचर में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन सब का कोई इतना रोल नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेस कमांड ही इतनी खतरनाक हो जाएगी कि स्पेस में आकाश से ही सैटेलाइट की मदद से जो है किसी भी इंसान को टारगेट करना है तो वहाँ से ही जो है वो मिसाइल लॉन्च करके किसी को टारगेट किया जा सकता है। अभी स्पेस कमांड की अगर हम बात करें तो मतलब आप यह तो समझ गए होंगे कि स्पेस कमांड यह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तरीके ही चौथे तरीके की कमांड है। आर्मी क्या होती है कि जमीन के ऊपर युद्ध करती है, नेवी समुद्र के अंदर, एयरफोर्स जो है वो आसमान में यानी कि हवा में युद्ध करती है। तो उसी तरीके स्पेस कमांड यह एक इस तरीके की ऐसी कमांड है जो युद्ध करने का काम करेगी। कहाँ से? अवकाश से, स्पेस से। अवकाश से कहाँ से शुरू होता है तो लगभग 800 से 1000 किलोमीटर ऊपर हम जाते हैं, 800 से 1000 किलोमीटर ऊपर, तब अवकाश स्पेस जो है वो शुरू हो जाता है। वैसे अगर बात करें तो इसकी भी कोई सर्वस्वीकृत डेफिनेशन नहीं है कि स्पेस कहाँ से मानना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन 800 से 1000 किलोमीटर तो मतलब कि स्पेस से ही वॉर होने वाला है। कुछ समय पहले आपने एक चीज़ जो है वो नोटिस की होगी कि भाई इसरो ने एक कैपेबिलिटी जो है वो बता दी थी। नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि भाई हमने मिशन शक्ति लॉन्च कर दिया। यह मिशन शक्ति क्या है? तो मिशन शक्ति की मदद से हमने इसरो ने एक कैपेबिलिटी जो है वो विकसा ली थी। वो क्या थी? एसेट क्या है? एसेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल। यह एक तरीके की ऐसी मिसाइल होती है, जिसको अगर पृथ्वी से लॉन्च किया जाए तो वह अवकाश में जाकर कोई भी सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसका विनाश कर सकता है। कुछ लोगों को लगेगा भाई इसमें क्या नई बात है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है? प्रिसीजन, PRECISION। प्रिसीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। प्रिसीजन का मतलब है चौकसाई पूर्वक, मतलब कि एक ठोस तरीके से। अभी समझो कि हमने यह मिसाइल लॉन्च कर दी। अवकाश के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट है, बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट यानी कि स्टार और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कचरा जो है वहाँ पर भरा पड़ा है।
बहुत अलग अलग देशों के सैटेलाइट जो है वो भी घूम रहे। उन सभी सैटेलाइट में एग्जैक्टली हमें किस सैटेलाइट को लॉन्च करना है, किस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना है, हमने मिशन शक्ति के अंतर्गत हमारा यानी कि इंडिया का ही, इसरो का ही एक पुराना जो सैटेलाइट था जो बंद हो चुका था, जो अभी काम में नहीं था, इनएक्टिव था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका विनाश कर दिया। तो मतलब कि यहाँ पर प्रिसीजन बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मिसाइल थोड़ी भी मिसाइल लॉन्चिंग के अंदर अथवा या फिर मिसाइल वहां पर जाकर थोड़ी भी अगर उसके अंदर भूल चूक हो गई तो क्या होगा, कोई वो किसी और देश के सैटेलाइट को जो है वो हिट कर देगा और ऐसे में उस देश का जो सैटेलाइट है वो नष्ट हो जाएगा और उसके साथ हमें वॉर भी हो सकता है, यानी कि युद्ध भी जो है वो हो सकता है। अभी कुछ लोग यहाँ पर यह भी बोलते हैं कि भविष्य में स्पेस वॉर जो है वो भी होगा। स्पेस वॉर किस तरीके से होगा? स्पेस वॉर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि आप किसी दुश्मन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, कहीं भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज 2-3 होती है। वो क्या होती है? एक तो कम्युनिकेशन यानी कि दूर संचार। कम्युनिकेशन के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या? इंटेलिजेंस गैदरिंग का मतलब कि हमें दुश्मन देश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। मान लो कि दुश्मन देश जो है उसके पास कितनी आर्मी है, उसके पास कितनी टैंक है, कितनी बंदूकें है, कितना जो है वो बारूद है, यह सब हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। तो यह आज के समय में हम सैटेलाइट की मदद से, हम नहीं मतलब कि जो आर्मी वाले होते हैं वो सैटेलाइट की मदद से वहाँ पर चेक कर सकते हैं, सैटेलाइट की मदद से। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मान लो कि आर्मी, ये जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर मान लो स्पेस कमांड भी बना दी, तो इन सबको अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है। मान लो कि आर्मी का जो मेन है जनरल, नेवी का जो एडमिरल है और ये एयरफोर्स का जो मेन है कैप्टन, उन आपस में बात कर रही है, तो वो क्या हमारा जो फ़ोन है उससे बात करेंगे, नॉर्मल फ़ोन? तो नहीं, वो उससे बात नहीं करते, वो सैटेलाइट फ़ोन से बात करते हैं, सैटेलाइट फ़ोन। तो मतलब कि इन सब के बीच में जो बातचीत हो रही है वो बातचीत सिक्योर होनी जरूरी है। सिक्योर यानी कि सुरक्षित। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि बीच में किसी हैकर ने हैक कर दिया और डिकोड कर लिया कि यह क्या बात कर रहे हैं, तो फिर दुश्मन देश को तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या प्लानिंग कर रहे, क्या कर रहे। तो मतलब कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि यह सब लोग जो सिक्योर तरीके से बात करते हैं वो किससे करते हैं? सैटेलाइट फोन की मदद से। मतलब कि सैटेलाइट की मदद से सिग्नल जो है वो प्राप्त करते हैं और सैटेलाइट से जो है वो कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं। अभी मान लो कि स्पेस कमांड की रचना की गई और मान लो कि किसी ने स्पेस वॉर कर दी और जिस सैटेलाइट से यह कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश है, वह जो सैटेलाइट है वही हमारे दुश्मन देश ने मान लो कि तोड़ दिया, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसकी मदद से? ए सेट की मदद से। मान लो वही सैटेलाइट जो है वो ब्रेक कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या होगा? तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन वही ठप हो जाएगा, वही बंद हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि ये बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट भी होते हैं जिसे हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोलते हैं। यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से क्या होता है? हम सर्वेलेंस करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, मान लो कि फॉरेस्ट कवर कितना है, कहीं पे भी मिनरल कितना है, कहीं पे भी मान लो कि जो वाटर का एरिया कितने, यह सब देखने के लिए, एग्रीकल्चर और अलग अलग कहीं भी जगह पर यूज करने के लिए, या फिर मान लो कि जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यह जो जोमेटो वाले और वो कार वाले जो होते हैं, कैब वाले, यह भी अलग अलग मैप का उपयोग करते हैं। तो यह मैप का डेटा वो कहाँ से लाते हैं? उपग्रह से ही लाते हैं, सैटेलाइट से ही लाते हैं। तो मान लो कि अगर किसी ने स्पेस वॉर के तहत, अवकाशी युद्ध के तहत हमारा यह जो सैटेलाइट जो है यह नष्ट कर दिया, यह डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि यह सभी इंफॉर्मेशन पूरी पाड़ने का काम करता है, तो क्या होगा? तब तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो अगर मान लो स्पेस कमांड के अंतर्गत किसी देश ने स्पेस वॉर कर दिया और हमारी कम्युनिकेशन या फिर किसी और देश की कम्युनिकेशन या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग इसको डिस्ट्रॉय कर दी, तो बहुत ही बड़ा फटका लग सकता है। मतलब यहाँ से एक चीज तो स्पष्ट है कि भविष्य में यह जो स्पेस कमांड और स्पेस वॉर जो है उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है कि वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं और किसी भी देश को चुटकियों में ही बर्बाद करने का सामर्थ्य जो है वो रखते हैं। अगर स्पेस कमांड की बात करें तो अभी की बात करें तो अमेरिका, रसिया, चाइना, यह जो है वो स्पेस वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि एक सर्वे किया गया था, एक यूरोप की एक यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने जो सर्वे लॉन्च किया था उसके अंदर कि अभी सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना, जो स्पेस वॉर लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। यानी कि अगर स्पेस से कोई युद्ध होता है तो यह 3 लड़ सकेंगे। लेकिन मैंने बोला कि भाई सीडीएस बिपिन रावत ने भी यह फ्यूचर देख लिया था, यह मतलब कि कैपेबिलिटी देख ली कि इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है, अगर ग्लोबल पावर बनना है, हमें जो विश्व गुरु बनना है, आगे बढ़ना है, तो हमें भी भाई ये स्पेस कमांड के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने भी इसकी एडवांस प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी थी। अगर अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी अभी स्पेस कमांड अपनी जो है वो लॉन्च कर दी है। केरल का जो तिरुवनंतपुरम है, केरल का तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर हमने ये जो
स्पेस कमांड का जो हेडक्वार्टर और वहाँ पर रिसर्च करने का काम, डेवलपमेंट करने का काम, पॉलिसी मेकिंग का काम, वो सब काम करने का शुरुआत जो है वो हमने कर दी है। और यह जो हमारी जो स्पेस कमांड केरल के तिरुवनंतपुरम में है वो एयरफोर्स के अंतर्गत है। एयरफोर्स के जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनके अंतर्गत ये पॉलिसी मेकिंग का और यह सब काम करते हैं। अभी यहाँ पर हमें दूसरी बात भी समझनी चाहिए, क्या कि अमेरिका, रशिया और चाइना तो है ही कैपेबल, लेकिन इंडिया भी अभी धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहा है। इंडिया में वह पोटेंशियल है कि वह भी यह स्पेस कमांड और स्पेस वॉर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो सैटेलाइट के मामले में या फिर स्पेस के मामले में इसरो जो है, इसरो इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसरो कई बार तो चाइना को भी टक्कर दे सकती है। भाई चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, बार बार उसके जो रॉकेट होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। भाई इसरो का ऐसा नहीं है। इसरो का जो PSLV है उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, वर्क हॉर्स बोला जाता है। सबसे विश्व का सबसे जो सफल लॉन्च व्हीकल है वो PSLV। मतलब कि अगर इसरो और DRDO इन दोनों को मिलकर इनका अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाए, लिवरेज लिया जाए, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल तरीके से उसका उपयोग किया जाए, तो हम भी इसमें जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो अगर आसमान के अंदर बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट भी उड़ रहे होते, दुश्मन देश जो है वो किसी और देश के ऊपर जासूसी करने के लिए, स्पाइंग करने के लिए ये ऐसे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करते हैं। मान लो कि अगर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर स्पाइंग करने के लिए स्पाई सैटेलाइट, चाइना जो है वो भी इंडिया के ऊपर ऐसा, या फिर इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर स्पाइंग करने के लिए ऐसे सैटेलाइट रखता है। इसे हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। अभी हमने मिशन शक्ति के अंतर्गत जो एसेट लॉन्च कर दी, यानी कि एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है वो हमने लॉन्च कर दी। यानी कि हमने यह बता दिया है कि हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर बैठे बैठे ही आपका अगर स्पाई सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में अगर उड़ रहा है तो हम यहीं से उसको टारगेट कर देंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर दूसरी बात हमें यह भी बात करनी है कि मैंने आपको बोला कि कम्युनिकेशन के जो सैटेलाइट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे हम बोलते हैं स्पेस बेस्ड एसेट्स। स्पेस बेस्ड एसेट यानी कि अवकाश के अंदर हमारे जितने भी एसेट्स, हमारी जितनी भी पूंजी है उसको भी हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। स्पेस बेस्ड एसेट्स में क्या आता है, यानी कि हमारे सैटेलाइट या फिर ज़्यादातर तो स्पेस बेस्ड एसेट्स के अंदर क्या आता है, जितने भी सैटेलाइट हमारे आसमान के अंदर घूम रहे हैं वह हमारा एसेट्स है, उसकी संरक्षण करना, उसको सिक्योर रखना वो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर मान लो कि दुश्मन देश ने उन सभी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारा यहाँ कम्युनिकेशन, यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट जो हो रहा है वो, या फिर यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज मिल रही है, मान लो कि मैप के आधारित जो सर्विसेज मिल रही है या फिर मॉनिटरिंग को, सर्वेलेंस की जो सर्विसेज वो सब ठप हो जाएगी, वह सब बंद हो जाएगी। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। अभी अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का एक सैटेलाइट है GSAT-7C। यह एयरफोर्स के अंदर कम्युनिकेशन में और उन सब में काम आता है। अगर मान लो कि इसको किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी हम यह बात समझते हैं कि इन सबको, मतलब कि यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ है उन सभी चीज़ों का मिलिटरीराइजेशन हो रहा है या फिर उसका वेपनाइजेशन हो रहा है, उसका एक युद्ध की तरीके से या फिर वेपन हथियार की तरीके से उपयोग हो रहा है। तो यह सब कुछ शुरू कैसे हुए? मैंने आपको बोला कि पहले रशिया और जो अमेरिका है उन सबके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि भाई वह आसमान से ही कोई मिसाइल लॉन्च कर सकते और आसमान से ही किसी को टारगेट कर सकते, या फिर आसमान में क्या वो कोई सैटेलाइट और उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन बात है 2007 की। 2007 के अंदर चाइना जो है, चीन जो है, उसने क्या किया, उसने आसमान के अंदर अपना एक सैटेलाइट था फैंगयून 1 को उसने अपनी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब चीन ने यह कारनामा करके दिखाया तब पूरी दुनिया को पता लग गया कि भाई अब तो जो मिलिटरीराइजेशन ऑफ स्पेस या फिर वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस या फिर स्पेस वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और एक तरीके से चीन ने यह जो फैंगयून 1 है यह एक तरीके का एसेट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम था, जो मतलब कि चीन ने भी 2007 के अंदर यह परिचय दे दिया, यह अपनी पावर जो है वो पूरी दुनिया को दिखा दी कि अगर कभी भी स्टार वॉर यानी कि स्पेस वॉर, अवकाश में अगर युद्ध लड़ने की अगर कोई चीज़ आ गई तो भाई हम भी, हमारे पास भी ऐसी एसेट है, हम भी आपके सैटेलाइट को यहाँ पर बैठे बैठे मिसाइल से उड़ा देंगे। इंडिया भी पीछे नहीं रहा। इंडिया ने भी इससे कुछ साल पहले यानी कि 2019 में हमने भी मिशन शक्ति के अंतर्गत ऐसी जो टेक्नोलॉजी जो है वो प्राप्त कर ली है। अगर बात करें तो अमेरिका की एक संस्था है, क्या उस संस्था का नाम है? उस संस्था का नाम है एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट। अमेरिका की संस्था एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट। इन्होंने बताया कि 2017 में चाइना ने जो है वो भारत के ऊपर कुछ साइबर अटैक किया था, भारत के कुछ जो सैटेलाइट थे उसके ऊपर साइबर अटैक किया था। तो यह भी एक बहुत ही चिंतनीय बात है कि हमें उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। इससे पहले भी 2-3 साल पहले यानी कि कोरोना के समय में भी यह बात आई थी कि चीन के कुछ हैकर ने इंडिया की जो मुंबई है, मुंबई में जो इलेक्ट्रिक सिटी की, जो महाराष्ट्र के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिटी की जो लाइन होती है उसके ऊपर भी जो है वो
साइबर अटैक किया था। इसके पहले बात करें कि हमारा जो रसिया के साथ मिलकर तमिलनाडु के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुदनकुलम पावर प्लांट, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके ऊपर भी शायद एक बार जो है वो साइबर अटैक करने की कोशिश की थी। तो यह सब हमारे क्रिटिकल एसेट्स है। जितने भी न्यूक्लियर साइट्स होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, यह हमारी क्रिटिकल यानी कि बहुत ही संवेदनशील साइट्स होती है। अगर इसके ऊपर मान लो साइबर अटैक होता है तो यह बहुत ही चिंता की बात है और हमें उसकी सिक्योरिटी कड़ी से कड़ी करनी चाहिए। तो उसके बाद तो अभी यह भी स्टडी आई थी, यह A80 जो है एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट, उसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि चाइना जो है उन्होंने बहुत सारे एनर्जी वेपन्स जो है, एनर्जी वेपन्स वह भी विकसा लिया। यह एनर्जी वेपन्स क्या है? वेपन्स का मतलब तो हथियार, एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग करने वाले हथियार। इसमें क्या होता है? इसमें जो है यह कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो रिलीज करते हैं, यानी कि ऊर्जा रिलीज करते हैं। मान लो कि इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अवकाश में हमारे बहुत सारे जो सैटेलाइट है वह घूम रहे हैं। यह जो सैटेलाइट के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वह बहुत ही नाजुक होते हैं, वह बहुत ही क्या होते हैं? नाजुक। क्योंकि अगर आपने सैटेलाइट देखा होगा तो सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे पुर्जे होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर यह सैटेलाइट बनते हैं। अगर मान लो कि उन सैटेलाइट के उन सभी छोटे छोटे पार्ट्स में से एक आध दो पार्ट भी अगर प्रॉब्लम हो गई या फिर एक आध दो पार्ट में भी अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो वह काम करना बंद हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ हमें यह भी समझनी होती है कि मान लो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई या फिर कम हो गया और उस वजह से अगर वह पार्ट खराब हो गए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यह जो एनर्जी वेपन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिलीज करता है, यह लेजर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करता है और RA यानी कि रिलेटिविस्टिक एम्पलीफायर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इससे ऐसा हो सकता है कि मान लो वह कुछ ऐसे वेव्स, ऐसे तरंग छोड़ेंगे जिसकी वजह से हमारा जो सैटेलाइट है उसके जो कुछ नाजुक भाग है वह क्या हो जाएंगे? वह डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर वह काम करना बंद कर देंगे। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का जो काम करने की प्रोसीजर, मॉडस ऑपरेंडी, काम करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देंगे? उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई कुछ टेक्निकल खामी है, उस वजह से वह सैटेलाइट काम नहीं कर रहा है, लेकिन शायद वह एनर्जी वेपन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है या फिर RA रिलेटिविस्टिक एम्पलीफायर और लेसर एनर्जी वेपन जो है इसका भी प्रयोग किया गया हो। लेसर एनर्जी वेपन जो है उसके अंदर 5 मेगावाट जो है, 5 मेगावाट उसके तरंग जो है वो छोड़े जाते हैं। यह तो हमने क्या बात की कि इसकी मदद से जो अवकाश में जो सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर उसको नाकाम बनाया जा सकता है। अभी आप यह बात समझो, यही सभी जो वेपन है यानी कि एनर्जी वेपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेपन, रिलेटिविस्टिक एम्पलीफायर और लेसर एनर्जी वेपन, यह आर्मी के ऊपर यानी कि इंसानों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर भी अटैक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ समय पहले कोरोना के समय में, कोरोना के 1 साल के बाद लद्दाख में यही जो है बात वायरल हुई थी, यह बाद में जो कि अफवाह हुई थी, लेकिन यह वायरल हुई थी कि भाई चीन जो है, चीन ने हमारे जवानों के ऊपर यह लेसर वेपन, एनर्जी वेपन जो है वो ट्राई किया। अभी यह क्या होता है, तो मैंने अभी बोल दिया कि अपनी तरफ से वो क्या है, कुछ वेव्स, कुछ तरंग, कुछ वेव्स जो है वो छोड़ते हैं, तो हमारे जो जवान होते हैं या फिर जो इंसान होते हैं उसके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर आता है और बॉडी में क्या होता है कि सफोकेशन और ऐसा होने लगता है या फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि। और यहाँ पर हमें यह भी बात भी ध्यान देनी है, यह वेव्स, अगर यह तरंग जो है वो बहुत ही हैवी डोज में दिए जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भाई चीन ऐसा करे तो फिर हमारे जो जवान है वो भी कोई चूड़िया पहनकर तो बैठे नहीं है, वो भी रिसर्च और डेवलपमेंट करे, वो भी, हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है तो हम भी इसके ऊपर तो काम कर ही रहे। लेकिन मतलब कि स्पेस वॉर, स्पेस मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, उसका दौर तो फिर शुरू हो गया। अभी बात करते हैं कि अमेरिका जो है उसके पास एक स्टेशन है जहां से वह यह पूरी गतिविधियों का ध्यान रखता है, उसका नाम है नॉराड। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नॉराड क्या है, तो अमेरिका का जो स्पेस कमांड है उसका रिसर्च करने के लिए, उसकी पॉलिसी बनाने के लिए उसका सेंटर का नाम है नॉराड। नॉराड जो है वो एक तरीके से अमेरिका और कनाडा दोनों का संयुक्त ज्वाइंट कमांड है, उसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। नॉराड भी याद रख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया गया कि भाई नॉराड क्या है। यह नॉराड जो है वो चैनी माउंटेन फैसिलिटीज जो है इन दोनों के बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, चैनी माउंटेन, वहाँ पर यह जो सेंटर है वो आया हुआ है। उस वहाँ पर बैठकर यह सभी ऑफिसर जो होते हैं वो काम करते हैं। रसिया का भी एक ऐसा ही जो स्पेस कमांड है वो कहाँ पर है, तो कि वो है गोलित्सिनो नाम की जगह है, वहाँ पर है, और गोलित्सिनो स्पेस फ्लाइट सेंटर उसका नाम है। रसिया का एक दूसरा भी स्पेस कमांड है वो जो रसिया के अंदर ही है, मॉस्को के आसपास है, उसका नाम क्या है, तो कि वातातिनिकी नाम का जो स्पेस कमांड है वो भी उसके अंदर है। आपको यह
झोड़का जो होता है उसके स्वरूप में भी पूछ लेंगे। चीन का भी एक ऐसा ही स्पेस कमांड है जिसका नाम है जियान सैटेलाइट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर, तो जियान सैटेलाइट वो उसका नाम। और मैंने आपको बोल दिया कि इंडिया ने भी ऐसा ही एक कमांड जो है वो शुरू कर दिया है। कहाँ पर? केरल का जो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम वहाँ पर, उसके अंदर एयरफोर्स का जो हमारा जो असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है उसके अंतर्गत हम यह सब कुछ जो है वो शुरू कर दिए हैं। मतलब कि अभी हमें यह बात याद रखनी है कि अवकाश के अंदर हमारे जितने भी स्पेस बेस्ड एसेट्स है, हमारे ऐसे एसेट्स, ऐसी पूंजी जो आकाश के अंदर घूम रही है, तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो यह पूरा का पूरा टॉपिक है। प्रीलिम्स मेंस अलग अलग जगह पर आपको पूछ लिया जा सकता है। मेंस में तो यह मेंस में अगर आपको लिखना है तो आप इन सब के ऊपर से लिख सकते हैं, ऐसे भी इसके ऊपर जो है वो पूछा जा सकता है।